Hello guys, how are you? After a long time, we will back with the chapter 13 of class 12th, organism and population. So बच्चों, organism and population is related to unit 5th ecology. Ecology term is given by scientist Ernest Haeckel in 1866. It is the branch of biology जो कि डील करती है रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। मीन्स आर वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अदर के साथ क्या रिलेशन है, किस टाइप से इंटरेक्ट करते हैं, एंड इट इज कॉल्ड इकोलॉजी। अलॉन्ग विद दिस देयर ऑर्गेनिज्म आर एनवायरनमेंट के साथ हाउ कैन इंटरेक्ट, मतलब कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो इकोलॉजी। सो गाइज, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? सो किसी भी ग्राफिकल एरिया के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज biotic factors of this area and non-living substances या factor that is called abiotic factors. So guys, biotic means living and abiotic means non-living. Clear? Now students, किसी भी एरिया के फैक्टर्स इज कॉल्ड या किसी भी एरिया के बायोटिक फैक्टर्स कैन बी वायरस, bacteria, animals, pathogens and parasites, or also included human beings and plants. Okay, first of all we talk about organisms. ऑर्गेनिजम्स की अपन बात करें तो एक छोटा सा अपन फ्लो चार्ट यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। अपन ने 11th में बहुत अच्छे से ये सब स्टडी किया हुआ है ना। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब अपन यदि मैं बात करूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म का बनना स्टार्ट होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओके, जब वो सेल में डिफ्रेंशिएट होता है तब लॉट ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू को बनाती हैं। तो जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगी और लॉट ऑफ सेल्स मिलकर जो है टिश्यू को क्रिएट कर देती हैं या बनाती हैं। अब ये लॉट ऑफ टिश्यूज मिलकर अपने को ऑलरेडी जानते हैं सब लोग, क्लास 10th 11th में ऑलरेडी बहुत अच्छे से अपन लोग स्टडी कर कर आए हैं, ऑर्गन को बनाते हैं। एंड ऑल ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम यदि अपन देखें तो ये ऑल ऑर्गन सिस्टम्स जो मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ओके, तो लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलकर एक पॉपुलेशन को क्रिएट करते हैं। इसके आगे अपन फ्लो चार्ट में ले सकते हैं, मेरे पास तो यहाँ जगह नहीं है ना। तो पॉपुलेशन को बनाते हैं एंड लॉट ऑफ पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी को बनाती है। जो कम्युनिटी होती है बच्चों, आपको मालूम है हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, वो किन से मिलकर बनी होती है? हम जैसे ही एक जैसे बहुत सारे जो लोग हैं उनसे मिलकर या पीपल्स हैं उनसे मिलकर बनी होती है, उसको अपन कम्युनिटी बोलते हैं। तो जो लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे मिलकर कम्युनिटी बनती है। बट कम्युनिटी अकेले ऑर्गेनिज्म से थोड़ी बनती है। कम्युनिटी विद एबायोटिक फैक्टर्स मेक इकोसिस्टम। जो कम्युनिटी है जब वो और ज़्यादा लार्ज स्केल पर होती है उस टाइम पर उसमें एबायोटिक फैक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं और ये कम्युनिटी के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम को बनाते हैं जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है ना। एंड लॉट ऑफ इकोसिस्टम मेक्स बायोम्स, मतलब जो बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? फिर एक बायोम्स को क्रिएट कर देते हैं। एंड बायोम्स आर जब मिल जाते हैं आपस में तब ये एक बायोस्फीयर को बनाते हैं। ये ऑल लेवल्स जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बायोस्फीयर तक का पूरा जो अपने प्रोसेस देखा है, देयर इज एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। लॉट ऑफ इंटरेक्शंस हैं एज टू मेक यू सर्वाइवल सुपर डुपर हिट। एंड गाइस, देयर आर द एबायोटिक फैक्टर्स एंड यस,
दीज आर द एबायोटिक फैक्टर्स। कौन से होते हैं? ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं एबायोटिक फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल अपन ने दे रखे हैं 4 एबायोटिक फैक्टर को इंक्लूड कर रखा है अपन ने यहाँ पर। कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये सब कौन से फैक्टर्स हैं? एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो बायोस्फीयर में बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं एज आई टोल्ड यू। तो एबायोटिक फैक्टर में 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं मेरे बोर्ड पर, आप देख रहे होंगे। फर्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर बिकॉज ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है तो वी नो दैट एंजाइमिक एक्टिविटी भी, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी अपन भी कैन से दैट एंजाइमिक एक्टिविटी भी मैक्सिमम होती हैं। क्यों? इफ टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी चेंज होने लगती हैं। सो बच्चों, दिस टेम्परेचर प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मेजर रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। ओके, यू नो दैट अपन कह सकते हैं बॉडी में जो एंजाइम्स हैं एज ए बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है ना। अपन ने फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से अपन ये चीज़ें 11th में पढ़कर आए हैं, ठीक है ना। अब मीन्स बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड से करवाने का जो काम होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किसकी होती है? एंजाइम्स की होती है, राइट। यू नो दैट एंजाइम्स का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दे एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट, है ना, एज आई टोल्ड यू। सो ऑर्गेनिजम्स एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक वाइड रेंज में टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूरीथर्मल। यूरीथर्मल एनिमल्स होते हैं जो वाइड रेंज में टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। बट सम ऑर्गेनिजम्स जो कम टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं या सहन कर पाते हैं, इट इज कॉल्ड स्टीनोथर्मल्स। सो वी हैव यूरीथर्मल्स एंड कौन सा? स्टीनोथर्मल्स। So which can stenothermal wide range of temperature, they while stenothermal are those organisms which can sustain is narrow range of temperature, right. Next factor is water. फर्स्ट जो अपन ने डिस्कस किया अभी टेम्परेचर, नेक्स्ट फैक्टर है अपना एबायोटिक फैक्टर इज वाटर। वाटर का सबको पता है इम्पोर्टेंस, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सो अपन कह सकते हैं वाटर ऑल्सो इज द फॉर्म ऑफ सॉइल वाटर, जिससे वी कैन से होलार्ड भी कह सकते हैं। होलार्ड मीन्स जो चेशर्ड एंड इकार्ड से मिलकर बना होता है। देन वी हैव सिलेनिटी कह सकते हैं अपन। सिलेनिटी मीन्स जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है ना वो उस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। वाटर की सिलेनिटी किस पर डिपेंड करती है? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वाटर। कौन कौन से हैं यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं? इनलैंड वाटर और सी या ओशियन वाटर और हाइपर सैलाइन वाटर। ये 3 टाइप्स के वाटर्स को अपन ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के। देन वी हैव सिलेनिटी। वाटर की सिलेनिटी डिपेंड करती है उनके टाइप्स पर, जो 3 टाइप्स के यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर रखे हैं। अब जो अपन स्टीनोहेलाइन या ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो सॉलिनिटी है या सिलेनिटी है वो किस इनलैंड वाटर में होती है। इनलैंड वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी सिलेनिटी लेस देन 5% होती है, वाइल ओशियन वाटर होता है उसकी जो सिलेनिटी है वो 30 to 35% होती है। एंड जो हाइपर सैलाइन वाटर अपन ने लास्ट ऑप्शन ले रखा है, इसकी जो सिलेनिटी होती है वो मोर देन 100% होती है। तो बच्चों, इनलैंड वाटर में 2 टाइप्स के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टीनोहेलाइन और यूरीहेलाइन भी जिसको अपन कह सकते हैं। यूरीहेलाइन वो एनिमल्स होते हैं जो 5% to 30% तक की सिलेनिटी में ही सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं माइग्रेटेड फिशेज। देन स्टीनोहेलाइन फिशेज
वो फिशेज हैं जो बहुत कम रेंज की जो ऑफ सैलिनिटी में ही सरवाइव कर पाती हैं। जब सैलिनिटी बढ़ जाती है तो ये सरवाइव नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर फिशेज, सो दीज आर यूरिहेलाइन एंड स्टीनोहेलाइन फिशेज और एनिमल्स living in different type of water. Now we go to next things. वो next thing क्या है? Means next factor is light. Light is most important because photoperiodism is based on the light. ओके, फ्लावरिंग प्लांट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने को मालूम है, अपन फोटोसिंथेसिस का चैप्टर जो अपन ने 11th में पढ़ा था उसमें अपन ने बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। और यदि नहीं देखा है आप लोगों ने तो मेरे ऑलरेडी अपलोडेड है फोटोसिंथेसिस के ऑल पार्ट्स, वो आप वहाँ से देख सकते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है। अब सम प्लांट्स ऑफ दिस स्पीशीज, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड सम प्लांट ऐसे भी होते हैं जिन पर लाइट का कोई इफेक्ट ही नहीं होता बच्चों। इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स, तो वी हैव डायर्नल मीन्स डे एक्टिव, नॉक्टर्नल मीन्स नाइट एक्टिव एनिमल्स। नाउ द जो फोर्थ फैक्टर है अपना, फोर्थ नंबर का फैक्टर अपन जिसे कह सकते हैं इज सॉइल। तो सॉइल में क्या है? सॉइल इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग वी हैव स्टडीड इन इकोसिस्टम। प्राइमरी सक्सेशन मीन्स जब कहना चाहिए अपने को लाइफ स्टार्ट होती है ना बच्चों, तब इट स्टार्ट विद weathering of rocks to form soil, right? So soil is a most important factor and it is also called edaphic factor. This is the most important word. Why soil is compulsory? क्यों soil compulsory है? Because soil में water holding capacity होती है, soil have lot of nutrients, soil is responsible for the giving rise of plant। मतलब ये सब उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, इसकी वजह से कैसा है, सॉइल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब एज आई टोल्ड यू इन सॉइल वाटर, मैंने आपसे डिस्कस किया था ना अभी सॉइल वाटर को, तो होलार्ड मीन्स चेशर्ड एंड इकार्ड। व्हाट इज होलार्ड? द टोटल सॉइल वाटर मीन्स द सॉइल विच प्रेजेंट इन द वाटर विच प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड होलार्ड। मतलब वाटर जिस सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? होलार्ड। मीन्स जो वाटर है वो टू फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक तो चेशर्ड के फॉर्म में, मतलब जो अवेलेबल वाटर होता है, और इकार्ड भी जिसको अपन कह सकते हैं जो अनअवेलेबल वाटर है, राइट। अब फॉर द ग्रोथ, सो स्टूडेंट्स सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इफ सॉइल का अपन पार्टिकल साइज देखें, पार्टिकल के बेस पर अपन होल्डिंग कैपेसिटी देख सकते हैं। आपको 12th में इसका एक्सपेरिमेंट भी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल एनालिसिस में आएगा आपको ये सब, पीएच वैल्यू भी निकालने के लिए, तो उसके पर्पज से भी ये चैप्टर या ये टॉपिक अपने लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो सॉइल का जो पार्टिकल साइज होता है, इफ़ वो स्मॉल है लाइक क्ले, सिल्ट, तो इनमें क्या होती है, जो एयर कैपेसिटी होती है वो लेस होती है, मतलब कम होती है, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इसके अपोजिट बहुत ज़्यादा होती है। वाइल सैंडी सॉइल को आप देखोगे जिसका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, जो एयर कैपेसिटी होती है ना वो तो ज़्यादा होती है, बट जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। सो गाइज ये 4 एबायोटिक फैक्टर्स हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट पीडोजेनेसिस, कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। पीडोजेनेसिस मीन्स कि सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो पीडोजेनेसिस वेदरिंग ऑफ रॉक्स, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो अपने, उनको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी विल टेक फिजिकल मीन्स जैसे एकदम से टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, जैसे आजकल बहुत हॉट चल रहा है टेम्परेचर, है ना, और सडनली ऐसा हो कि एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, वेदर चेंज हो जाए और बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाए, तो क्या होगा उस टाइम पर, क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं वो टूट सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही केमिकल एजेंट है ये अपना, तो केमिकल मीन्स एसिड, तो एसिड मीन्स एसिड रेन की वजह से भी कभी कभी रॉक्स टूट सकते हैं। थर्ड अपन ने लिया है बायोलॉजिकल एजेंट, तो
तो इट इफ अपन देखें लाइकेन, अपन ने 11th में पढ़ा है ना लाइकेन की ग्रोथ हो गई ओवर द सरफेस ऑफ रॉक्स, तब भी रॉक का टूटना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बिकॉज वो डिजनरेट होने लगती है। आफ्टर दैट वी हैव दिस ग्राफ, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ शो कर रखा है, आपको दिख रहा होगा, विच इज फॉर द कॉनफॉर्मर्स, रेगुलेटर्स एंड पार्शियल रेगुलेटर्स। सो बट बिफोर दिस ग्राफ एक चीज़ और मैं यहाँ समझाना चाहती हूँ, विच इज़ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीन्स टू मेंटेन द constancy of its internal environment, it is called homeostasis। मतलब homeostasis में अपन इसको डिस्कस करेंगे। कॉन्फॉर्मर्स मीन्स क्या होता है, कॉन्फॉर्मर्स, रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स। ये क्या हैं? कॉन्फॉर्मर्स बॉडी जो है कॉन्स्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाती, मीन्स आउटसाइड कोल्ड है तो खुद का उसमें यदि आउटसाइड में हॉट है तो बॉडी के इनसाइड में भी गर्म होगा, बॉडी के इनसाइड आउटसाइड में कोल्ड है तो बॉडी के इनसाइड में भी कोल्ड होगा, मीन्स उनमें खुद का कोई रोल नहीं होता। तो कॉन्फॉर्मर्स आर दोज एनिमल्स who cannot maintain constant body environment। okay, so guys all the कहना चाहिए अपने को प्लांट जो कि लोअर द वर्टिब्रेट्स होते हैं come under the conformers। now we will take regulators। regulators means able to regulate their constant। इसके वर्ड से ही अपने को मीनिंग समझ में आ रहा है कि रेगुलेट कर पाता है बॉडी के एनवायरनमेंट को। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है ना। while most of the animals on the planet organism are conformers। now the question is जब रेगुलेशन इज गुड, जो वो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म कॉन्फॉर्मर्स क्यों हैं? बिकॉज अपन देखें दिस कॉन्फॉर्मर्स you know this regulators required a lot of energy, so regulators maintain constant body environment is very energy expensive process है ये। इसीलिए प्लेनेट पर ऐसे बहुत कम एनिमल्स हैं जो रेगुलेटर्स हैं, बिकॉज सभी के पास इतनी एनर्जी नहीं है ना। सम एनिमल्स के पास ही इतनी एनर्जी है फॉर द प्रोसेसिंग, है ना। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दैट विल लर्न दिस ग्राफ के थ्रू अपन देखें। सो कॉन्फॉर्मर्स मैक्सिमम इन नंबर ऑफ बिकॉज कॉन्फॉर्मेशन मीन्स न रेगुलेशन करना, लेस देन एक्सपेंसिव। जब तक अपन देखें रेगुलेटर्स आर, जबकि रेगुलेटर्स कैसे हैं, आर एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस, सो दे आर फॉर बर्ड्स, मैमल्स, ये इसमें आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है आर ओनली ग्रुप विच शो दिस टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन आता है बच्चों कि जो कॉन्फॉर्मर्स हैं हाउ डू दे इस कह सकते हैं अपन कि अनफेवरेबल एस्केप इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो देखो ये एनर्जी नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये मतलब खुद से तो खर्च नहीं कर सकते, ये ऐसा क्या करते हैं कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर जाएं। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स अपन यहाँ पर ले सकते हैं कि जो है अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं यहाँ पर क्या, नाउ ये कंटेंट क्या है। फर्स्ट आता है इसमें माइग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल माइग्रेट, सम एनिमल्स माइग्रेट कर जाते हैं ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। व्हेन वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन जब होती है ना, तो क्या होता है उस टाइम पर बर्ड्स की जो जैसे अपन बर्ड्स का ही एग्जांपल लेते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे अपने राजस्थान में ही देखें, जो साइबेरियन बर्ड्स हैं माइग्रेट टू केवला देवी नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है माइग्रेशन का। सेकंड ले सकते हैं अपन यहाँ पर सस्पेंडेड। सस्पेंड मीन्स सस्पेंशन भी हो सकता है, ऑल बॉडी एक्टिविटी का
मतलब लाइक जूप्लैंक्टन की बात करें तो उनके अंदर डाइपोज हो जाता है, वाइल सीड्स डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड एस्टिवेशन, या फिर हिबरनेशन में या हाइबरनेशन भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। मीन्स क्या होता है, विंटर स्लीप होता है इसको, है ना। तो ये ऑल थिंग्स अनफेवरेबल या स्ट्रेसफुल कंडीशंस में इस तरह से ये लोग अपने को सर्वाइव कर लेते हैं। तो नाउ गाइस एक्टिवेशन विल टेक इज इन नेक्स्ट पार्ट। मैंने यहाँ पर कुछ पार्ट यहाँ पर शो कर रखे हैं, टॉपिक्स जो अपन इसमें कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। एबायोटिक फैक्टर, रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, ये अपन यहाँ पर ले चुके हैं। बट अब अपन एडेप्टेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ, तो ये अपन 1 बाय 1 नेक्स्ट पार्ट में लेते जाएंगे। थैंक यू।